Hello everyone. Here we have taken chapter number 2 of class 8 that is microorganism. ठीक है, और इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए हैं। पहला था आपका बैक्टीरिया एंड सेकंड वाज एल्गी। ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर थर्ड टॉपिक दैट इज फंजाई। आफ्टर दैट वी विल कवर द प्रोटोजोआ इन दिस वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फंजाई से। ठीक है, तो फंजाई क्या है कि फंजाई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा माइक्रोब है जो कि प्लांट्स के तरीके ही दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी रूट्स, लीव्स, शूट्स, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं जो कि हमें एल्गी में भी देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, ये जो फंजाई हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इवन आपको डेजर्ट एरिया में भी देखने को मिलेंगे, कोल्ड एरिया में भी देखने को मिलेंगे, और स्पेशली जहाँ पर ये थोड़ा अंधेरा ये देखते हैं, बहुत डार्क प्लेसेस, अगर ये जहाँ पे देखेंगे डार्क प्लेसेस में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। थोड़ा सा वार्म हो वो प्लेस, थोड़ा सा मॉइस्चर हो, मतलब मॉइस्चर हो, थोड़ा सा वार्म हो, और उस जगह पे ये ज़्यादा अपने आप को जल्दी कंफर्टेबल होकर कंफर्टेबली अपने आप को जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनके अलग अलग साइजेस होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आपको फंजाई मिलेंगे जो कि सिंगल सेल्ड होंगे, बट कुछ ऐसे फंजाई होंगे जो आपको मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स जिसमें होती हैं, मल्टी सेलुलर्स भी मिलेंगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि फंजाई के रूट्स, शूट्स और लीव्स नहीं होती हैं, तो ये इन ये जो होते हैं फंजाई जो होते हैं, ये क्लोरोफिल भी इनके अंदर नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो हम इन्हें नॉन ग्रीन प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें नॉन ग्रीन प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये सेफ्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। अगर आप सीधे सीधे कहें तो दे आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक इन द सेंस कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, और साथ ही साथ ये सेफ्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब सेफ्रोफाइटिक क्या होता है? सेफ्रोफाइटिक क्या होते हैं कि जो कि हमारे डिकम्पोजर्स के तरीके काम करते हैं ना, हमारे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, तो ये उसमें रहते हैं। ऐसे फंजाई, ऐसे बैक्टीरियाज को हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। ठीक, और पैरासिटिक क्या होते हैं कि लिविंग बॉडी में जाते हैं, लिविंग बॉडी में रहते हैं और उनसे यूजुअली अपना खाना निकलवाते हैं, खाना लेते हैं और उस बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरे की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, ये अपना कोई होस्ट ढूंढते हैं और ये दूसरे की बॉडी में जाके रहते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें, खाना पीना, अपना फीडिंग मटेरियल लेते हैं और दूसरे की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पैरासिटिक। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ आपके डेफिनेशंस दी हैं एंटीबायोटिक की और पैरासिटिक की, ये आप लोग देख लीजिए एक बार। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जैसे कुछ कोई डिजीज़ हो गई बैक्टीरिया से, फंजाई से, या वो हमारे या आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में ग्रो कर गए। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर इससे एंटीबायोटिक लेने से वो उसकी जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया या फंजाई की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ख़त्म भी हो जाती है। पैरासिटिक अभी बताया कि दूसरों लिविंग बॉडीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसमें। कि एक ब्रेड लिया गया है और उस ब्रेड को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल दीजिए, हल्का सा वार्म वाटर डाल दीजिए। ठीक है, अब उस स्लाइस को 1-2 दिन तक, या 1-2 दिन तक डार्क प्लेस, मतलब जहाँ पर कोई, मतलब बिल्कुल भी अंधेरा हो, जहाँ पर कोई ज़्यादा उसमें सन की रेस ज़्यादा नहीं पड़ रही हो, ठीक है, ऐसी जगह पे रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद की बात बता रहे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का पैचेस पड़ने लगा है। ठीक है, अगर ये ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का पैचेस पड़ने लगे जहाँ पे आपने वार्म वाटर डाला था, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फंगस ग्रो करने लगा है, फंगस की कॉलोनीज ग्रो करने लगी हैं। ठीक है, ये आया आपको समझ में। फिर एक्टिविटी 4 में भी यही आपका यीस्ट से रिलेटेड बताया गया है कि यीस्ट कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, हमको यीस्ट देखने को मिलेगा, तो खमीर जिसे आप बोलते हैं। तो अगर हम ले लें जो बेकरीज में जो यीस्ट होती हैं उसको ले लें, और एक शुगर का सॉल्यूशन ले लें, थोड़ा सा हल्का सा नरम गरम रहना चाहिए शुगर का सॉल्यूशन, और एक स्लाइड ले लेते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हम
शुगर के सॉल्यूशन में उस यीस्ट को डाल देते हैं, ठीक है, और उसको कम से कम 4-5 घंटे आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको कोई छुए नहीं। फिर इसके बाद आप देखेंगे, अगर आप उसे निकाल के अगर आप एक ड्रॉप एक ग्लास स्लाइड पे डाल लीजिए, उसको आप देखेंगे, देखिए तो आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें यीस्ट ग्रो करने लगे हैं, ठीक है, यीस्ट दिखेगा, यीस्ट की सेल्स आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर दिया हुआ है काइंड्स ऑफ फंजाई कि किस किस तरीके से कौन कौन से फंजाई होते हैं। तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जस्ट लाइक क्या, रस्ट भी एक तरीके का फंजा है जो कि आयरन पे लग जाता है। मशरूम काफ़ी लोग खाते हैं, ये सैलड के रूप में भी यूज़ होता है, सूप्स वगैरह भी लोग इसके पीते हैं। पफ बॉल्स, मूल्स, माइल्ड्यूज, यीस्ट, ये सारी चीज़ें फंजाई में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में है कि एक ये इनसाइड में दिया हुआ है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताया है। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर में, मतलब कि उनके बॉडी के अंदर में ग्रो करते हैं। तो ऐसे जो फंजाई होते हैं उनको पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स के भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, उनके बॉडीज़ के अंदर में ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अभी हम लोग पैरासिटिक फंजाई देख लेते हैं। वही अभी मैंने बताया पैरासिटिक फंजाई क्या होते हैं, जो कि और ये पैरासिटिक फंजाई हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रो करेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं। और जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों पे जब बारिश हो जाती है तो उसमें कुछ दिन बाद आप देखते होंगे कुछ ऐसे करके आपको ऐसे देखने को मिलता होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप का ऊपर में वो फंजाई रहता है, जो कि आपको प्लांट्स पे भी देखने को मिलेगा और एनिमल्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनको बना बनाया अपना फूड मिलता है। ये फूड कहाँ से लेते हैं, ये उस प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं, ये खुद का फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं, ठीक। अब सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होता है, सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होंगे कि ये जो मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल्स होंगे या एकदम सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स होंगे जो मर गए होंगे, ठीक है, तो ये उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जब उसमें ग्रो करते हैं और ये अपना खाना वो उसी से लेते हैं। साथ ही साथ में ये आपको ब्रेड पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हम ब्रेड खाते हैं उसकी बात हो रही है, उस ब्रेड पे भी देखने को मिलेंगे। और जो बहुत ज़्यादा पुराने अचार हो जाते हैं उन पे भी देखने को मिलेंगे। और जो फ्रूट्स सड़ जाते हैं ना, फ्रूट्स जो आप सड़ जाते हैं काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं, तो उस पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मशरूम को भी हम लोग सेप्रोफाइटिक फंजाई बोलते हैं, ये मरे हुए चीज़ों पे पाई जाती हैं, ठीक है, मशरूम्स, ठीक है, जो हम लोग जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। आपको ये सड़े हुए प्लांट्स पे मिलेंगे, ठीक है। अब रॉटन लॉग्स क्या होता है ना कि जो फॉरेस्ट वगैरह में बड़े बड़े पेड़ कट के गिर जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, तो रॉटन लॉग्स वो कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस स्टम्प पे आपको मशरूम्स देखने को मिलेंगे। मशरूम्स काफ़ी जगह पे खाया जाता है, ठीक है। और फंजाई के बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं उसके, ठीक है। तो पहले हम उसके यूजेस देख लेते हैं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने बैक्टीरियाज में देखा था, एल्गी में देखा था, इसी तरीके से फंजाई के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। अभी अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मशरूम्स को खाने के तौर पे भी खाया जाता है, इनका सैलड, सूप्स, ये सारी चीज़ें भी बनती हैं। साथ ही साथ जो लोग केक बनाते हैं, ब्रेड्स, जहाँ पे ब्रेड्स बनती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर यीस्ट खमीर, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, यीस्ट भी एक फंजाई का पार्ट ही है ना, काइंड्स ऑफ फंजाई है ना ये। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप केक इससे बना सकते हैं, ब्रेड इससे बना सकते हैं, बिना खमीर के ये दोनों नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि और यीस्ट बहुत जल्दी से ग्रो भी करता है। उसको अगर कोई अपना टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। और इससे ये ग्रो करेगा तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। देखिए यीस्ट जब ग्रो करता है तो ये फर्मेंटेशन का ही तो प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। जैसे जैसे ये गैस निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों के यहाँ छोले भटूरे बनते होंगे, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो भटूरे में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भटूरे बनते हैं तो आपकी जो मदर होंगी वो क्या करती होंगी, आटे में थोड़ा सा दही डाल देती होंगी, उसको कम से कम 5-6 घंटे तक ऐसे रख देती होंगी। वो क्या करता है, एज अ
फर्मेंटेशन काम करता है उस डो में एज अ फर्मेंटेशन वो कर्ड काम करने लगता है, और धीरे धीरे उसका जो वॉल्यूम रहता है, आटा अगर इतना होगा तो वो फूल करके इतना हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो वो जो हम लोगों ने कर्ड डाला है वो ये एज अ वो फर्मेंटेशन का काम कर रहा है, एज अ यीस्ट काम कर रहा है उसमें, तो उसमें अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो फिर ये धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। इसी तरीके ये इसी ब्रेड भी बनता है और केक्स भी बनते हैं। उसका जो वॉल्यूम रहेगा, अगर केक का आपने बना करके इतना रखा है, तो जब आप उसे अवन से निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो डो फूल गया रहता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। अब इसके बाद इसी की वजह से वो जो हमारा केक होता है या हमारे ब्रेड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उस पर ऐसे ऐसे करके पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ पोर्स पाए जाते हैं, आप उन्हें छुएंगे तो स्पॉन्जी टाइप के लगेंगे, वो आपके हाथ से दब जाएंगे, ठीक है। तो स्पॉन्जी होते हैं, पोरस होते हैं, ठीक। इसी तरीके से इडली और डोसे का भी बैटर बनता है। एक दिन पहले उसको आप भिगो करके रखेंगे तो वो अच्छे से उसमें यीस्ट, क्योंकि आपके एयर में यीस्ट सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें मिल जाते हैं और आपके जो डो रहता है उसको फुला देते हैं। आप कभी भी देखेंगे कि अगर आपने एक दिन पहले दाल इडली की और चावल भिगो के रखा है, तो दूसरे दिन एक रात आप उसे भिगो के रखिए, दूसरे दिन वो पूरा जो आपने जिस भी कंटेनर में रखा होगा वो जो उसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि उसमें यीस्ट वर्क करने लगा है और उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। अब जब आप उसे बनाते हैं तो कभी भी डोसे में आप देखते होंगे या इडली में आप देखते होंगे स्पॉन्जी रहता है। डोसे का बैटर तो थोड़ा उसमें चावल थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इट मीन्स उसमें इसीलिए वो थोड़ा सा कुरकुरे रहते हैं, बट उसमें छोटे छोटे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से न्यूसेंस माइक्रोब्स होते हैं, जो कि आपके जो ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके खाने को या आपके कर्ड को बिटर बना सकते हैं, मतलब कि उन्हें तीखा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ और यूजेस की, जैसे कि अगर कुछ ऐसी बहुत सारे ऐसे फंजाई भी होते हैं जो कि अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस अगर करना होगा वाइन्स बनाने में या अल्कोहल बनाने में, तो फंजाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे आपके तो फंजाई अल्कोहल और वाइन्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, वही डो की है, कि आपने ये डो ये यीस्ट शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है और आटा है और यीस्ट है, ठीक है। ये मिक्सचर है, इसका आपने एक बॉटल में रख दिया है और ऊपर से कवर लगा दिया है बलून का। आप कम से कम 7-8 घंटे बाद उसको देखिए, काफ़ी देर बाद देखिए। आप जब देखेंगे तो उसका जो ये इसमें क्योंकि ये वॉल्यूम इतना था, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होके इतना हुआ, तो इसका मतलब है ये बलून फूल जाएगा, तो इसका मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एक बार आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक। अब मेडिसिन्स भी इनसे बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन, ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था 1929 में, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था पेनिसिलिन, ठीक है। ये कहाँ से मिलती, कौन से फंगस से? पेनिसिलियम फंगस से हमें एंटीबायोटिक है भाई, ये एंटीबायोटिक, ठीक है। हमें पेनिसिलिन मिलती है, इससे मेडिसिन्स भी बनती हैं। यहाँ पर आपके इनसाइट में दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलियम फंगस से उन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी, जो कि एक एंटीबायोटिक थी, ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में ये भी है कि फंजाई जैसे कि फंजाई ये भी हेल्प करते हैं, अभी बताया कि सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं ना, सेप्रोफाइटिक फंजाई इन द सेंस कि वो मरे हुए डेड एनिमल्स और प्लांट्स पे भी रहते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो इतने सारे यूजेस हैं हमारे फंजाई के, ठीक। अब साथ ही साथ हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी देख लेते हैं फंजाई के। तो जैसे कि पहली चीज़ कि ये हमारे फूड को स्पॉइल करता है, ठीक। फंगस लग गया तो फूड हमारा ख़राब हो गया। इवन अचार वगैरह सिट्रस में भी लग जाता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में भी लग जाते हैं।
जैसे कि अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम देख लेते हैं। मूल्ड्स का मतलब क्या होता है, वही जो फफूंदी ग्रो करती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज मूल्ड, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम उसे खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो सिट्रस फूड में कभी आप लोगों ने देखा है, अब अगर आप लोगों ने नींबू काट के रख दिया तो आपने 4-5 दिन उसे छुआ नहीं, फ्रिज में आपको नहीं रखना है, ऐसे ही आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको किचन में रख देना है। आप देखेंगे 4-5 दिन बाद वो हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर उसमें वाइट वाइट दिखने लगेगा और वो धीरे धीरे अंदर से ख़राब हो जाएगा। इट मीन्स कि उस पर मूल्ड्स लग गए हैं, उस पर फफूंद लग गई है और वो अब खाने लायक नहीं है। इसी तरीके से फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल्स भी ख़राब हो जाते हैं, फफूंद लग जाती है हम उसे अगर रख देते हैं। और इसे हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। भाई फफूंदी अगर लगी हुई ब्रेड पे आपने फफूंदी लगी हुई देखी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने काफ़ी दिन तक, कुछ दिन तक फ्रूट्स रख दिए हैं तो आपको फंगस देखने को मिलेंगे। इवन आपको इस समय अगर आप ग्रेप्स देखें तो ग्रेप्स वगैरह में भी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आप इसे अगर चाहें तो इसको एक स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में है हमारा कि इनसे बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ह्यूमन को भी होती हैं, मतलब इंसानों को भी होती हैं, प्लांट्स को भी होती हैं, एनिमल्स को भी होती हैं। अब जैसे रिंग वर्म, दाद तो बहुत लोगों ने सुना होगा ना, रिंग वर्म गर्मियों में अक्सर लोगों को हो जाता है। नॉट इवन हैपन्स टू द ह्यूमन बींग्स बट इट ऑल्सो हैपन्स टू द एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। एनिमल्स को भी होता है, ठीक है। और फंगस जो है वो प्लांट्स में भी लगते हैं, ठीक। इनसे क्या होता है कि डिजीजेस होती हैं। जैसे कि अगर आप देख लीजिए जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा जूते पहने रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको वर्कआउट करना रहता है। सो आप उनके पैरों पे देखेंगे कि इचिंग होती है, बहुत खुजलाहट होगी, तो दैट कम्स के फंगस उनको हो जाता है, ठीक है। रिंगवॉर्म भी एक टाइप का फंगस ही है, ठीक। इसके बारे में बहुत ऐड आता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हमारे लेदर्स को भी ख़राब करते हैं। लेदर की चीज़ें जो बनती हैं ना, लेदर के शूज़ बनते हैं, तो अगर काफ़ी टाइम तक किसी ने लेदर के शूज़ नहीं पहने, उसको अलमीरा में ही रखा हुआ है, तो वो वार्म प्लेस पाएगा, ठीक है। डार्क प्लेस है वहाँ पे तो कुछ आपके सन रेज वगैरह जाती नहीं है, तो वो डार्क प्लेस पाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर आपके जो फंगस हैं वो ग्रो करने लगेंगे और आपके जो जूते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कॉटन के क्लॉथ्स हैं, अगर अलमीरा में रखे रहेंगे और उन्हें कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो मॉइस्चर पा करके वो भी धीरे धीरे उसमें भी फंगस लग जाते हैं और आपका जो क्लॉथ होगा, कॉटन का क्लॉथ होगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो इससे आपको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें पॉलिश लगा सकते हैं, ठीक है। आप लेदर के जो शूज़ हैं उसको आप प्रॉपर पॉलिश करते रहिए और कॉटन क्लोथ्स को आप रेगुलर पहनते रहिए, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटोजोआ। दिस इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए हैं, बैक्टीरिया, एल्गी एंड what fungi. Now we will take our next microorganism, that is protozoa. तो प्रोटोजोआ के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है। तो पहले ये इनसाइट में एक छोटी सी चीज़ दी हुई है, ये आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है। कि ये प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल, जो बहुत पहले एनिमल्स पाए गए हैं, बहुत पहले पाए गए हैं, ठीक है। पहले इनको देखा जा चुका है, ठीक है। फर्स्ट एनिमल्स, तो फर्स्ट एनिमल्स है, ऑब्वियस सी बात है कि यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, ठीक है। तो अमीबा वगैरह बहुत पहले से ही इस धरती पे हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, पहली बात तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, दिस कम्स अंडर द फैमिली ऑफ प्रोटोजोआ एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिसेलुलर। इनमें ये ज़्यादा तक पानी में रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा तक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहते हैं। ये अकेले भी रहते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, इट मीन्स कि अकेले भी रहते हैं और कॉलोनीज में भी रहते हैं, मतलब एक साथ भी रहते हैं कभी कभी, ठीक है। अधिकतर करके अकेले रहते हैं और कभी कभी कॉलोनीज में भी हम इन्हें देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, पैरासिटिक ही होते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे आर पैरासिटिक एंड समटाइम्स आप कह सकते हैं कि अब
समटाइम्स क्या पैरासिटिक ही होते हैं ये जो हम आपका खाना होता है खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं आराम से कहीं भी रहते हैं, वाटर में रहते हैं अधिकतर करके। तो इनका जो बॉडी शेप होता है वो इरेगुलर रहता है, मतलब इनका कुछ शेप डिसाइडेड नहीं है कि इनका कौन सा शेप होगा। तो जो प्रोटोजोआ के अंदर में आते हैं इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, इनका बॉडी शेप बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो अमीबा का शेप ऐसे भी बना सकते हैं, अमीबा का शेप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, अमीबा का शेप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इरेगुलर शेप होता है, ठीक। फिर इसी तरीके से हम बात कर लें कि तो दे आर मूवेबल इन द सेंस कि ये एक जगह से दो जगह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो सो दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाना, चल फिर पाना। तो ये इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इनका जो शेप है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इसका शेप थोड़ा सा सिंपल है। तो ये इस अपने मुताबिक ये अपने तरीके से अपना शेप जो है वो वैरी करते रहते हैं और सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे और मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे, इवन ये कभी कभी आपको सॉइल्स में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चलते किससे हैं? सूडोपोडिया की हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से, सीलिया की हेल्प से। फ्लैजिला और सीलिया एक ही होता है और सूडोपोडिया भी आप कह सकते हैं। अमीबा वो जो होता है, ठीक है, अमीबा जो होता है वो सूडोपोडिया की हेल्प से चलता है, ठीक है। अब ये जो इसके जो ये पैर होते हैं ना, इसके ये जो पैर होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया, ठीक है। इससे ये चल पाता है और जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे ये अपना खाना या अपना जो भी प्रोसेस है वो करता चलता है। ये जब तक चलता है और तब तक इसका सारे बॉडी के जो ये इसका सारा बॉडी का जो फंक्शन है वो होता रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चलता है तो अपना खाने का इंतज़ाम भी करता रहता है, एक्सक्रीशन भी होता रहता है, फिर इसके बाद ये मूव भी करता रहता है, अपना स्ट्रक्चर को भी चेंज करता चलता है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहला अमीबा के बारे में, ठीक है। तो अमीबा सबसे सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है और ये मूव भी कर सकते हैं। ये किसकी मदद से मूव कर सकते हैं? सूडोपोडिया की मदद से। किसकी मदद से मूव कर सकते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है। इनके लेग्स को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करेंगे। सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट, जो फीट दिखाई ना देते हों लेकिन फीट हों जिनसे ये चल सकते हैं। अब ये क्या करते हैं कि अपने फीट से ये चलते हैं और अपने जो चीज़ें हैं अपना खाते पीते रहते हैं, अपना एक्सक्रीशन भी इनका होता रहता है। ज़्यादातर जो अमीबा होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अलगी के, वो उसको खाते हैं, ठीक है। और सूडोपोडिया की मदद से उनका जो फूड पार्टिकल है वो अंदर जाता है और इसके बाद अगर वो एक्सक्रीट भी करते हैं, ठीक, और वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके पैरामीशियम के बारे में दिया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कम्स अंडर द प्रोटोजोआ फैमिली, ठीक है। ये भी प्रोटोजोआ का ही पार्ट है। इसके बाद एक और प्लाज्मोडियम भी है, यूग्लिना भी है, ठीक है। तो यूग्लिना यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम हम लोग पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम में क्या होता है, ये आप देखिए इसका शेप थोड़ा स्लीपर के टाइप का दिखता है, तो इसलिए हम लोग इसको जो बोलते हैं कि स्लीपरी इसका शेप्ड होता है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसके बॉडी में ये हेयर्स होते हैं। ये इस हेयर्स को हम लोग सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। ये जो हेयर्स आपको किनारे किनारे दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सीलिया और फ्लैजिला। इनसे ये मूव कर पाते हैं, मतलब इनसे ये चल फिर पाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना कि सूडोपोडिया या सीलिया या फ्लैजिला से हमारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो चल पाते हैं। तो ये सीलिया की मदद से ये चल पाते हैं और ये अपने जो प्रे हैं, अपने जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं छोटे छोटे, तो उसको वो पकड़ के वो खा पाते हैं, ठीक है, इन सीलिया की मदद से, ठीक। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि अमीबा का डायग्राम बहुत आता है, पैरामीशियम का डायग्राम भी बहुत आता है। तो अगर आप लोगों को आए तो आप लोग इतना तो हो सकता है कि आप लोग उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकिए। ये डायग्राम अगर आपकी बुक में दिया है तो आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अक्सर पूछा जाता है ना, तो आप लोग इसको एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं, स्पेशली पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? अब प्लाज्मोडियम
इसको प्लाज्मोडियम के बजाय हम लोग प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम कह दिया जाए, ठीक है। प्लाज्मोडियम से ये एक ऐसा प्रोटोजोवन है जिससे कि मलेरिया होता है। मलेरिया अब किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पैरासाइट, पैरासाइट है। अभी हम लोग प्रोटोजोवन फैमिली पढ़ रहे हैं तो भाई ये पैरासाइट ही हुआ, पैरासाइट है। अब ये कहाँ? ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जाता है और ये उनको उनके अंदर में फिर डिजीज़ कॉज होने लगती है। अब जैसे मलेरिया इज़ अ डिजीज़, ठीक है, ये एक डिजीज़ है जो कि अगर ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया हो गया, तो मलेरिया जिसको भी होता है उसको भाई इस एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉस्किटो काटता है। स्पेशल काइंड ऑफ नाम इसका आप जान लीजिए कि जिसको भी मलेरिया होगा उसको एक फीमेल मॉस्किटो ही काटेगी। फीमेल मॉस्किटो मतलब फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस मॉस्किटो। ये नाम आपको याद रखना है कि एनोफिलस मॉस्किटो जो है फीमेल, इसके काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पाया जाता है इसकी सलाइवा में। जब ये काटती है, ठीक है, तो इसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जाएगा, उनके लिवर को ख़राब करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर फिर वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं फिर उन पे अफेक्ट डालना शुरू करता है और इससे क्या होती है? जो प्लेटलेट्स होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब कुछ यूज़फुल इफेक्ट्स भी हैं हमारे प्रोटोजोआ के, जैसे कि अगर ये क्या करता है, अब यहाँ पे जैसे कि दिया है कि प्लाज्मोडियम जो है डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मतलब जो वेस्ट होता है तो ये क्या करते हैं कि एज अ ह्यूमस के जैसा वो काम करता है, ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक, इसके बाद में कि प्रोटोजोआ का एक और काम है कि ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एज अ फूड काम करते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह हैं उनको खा लेती हैं, ठीक है। तो अब ये भी एक भाई यूज़ ही हुआ कि वो किसी के काम आ रहे हैं, एज अ फूड वो काम आ रहे हैं। वो एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं पानी में वो उनको खा लेते हैं, ठीक। इस तरीके से जो हमारी फूड चेन है वो ख़राब नहीं होती। अब ये अगर प्रोटोजोआ ज़्यादा हो जाएंगे तब भी हमारे लिए ख़राब है ना, तो फिर वो फूड चेन चलती रहती है। अब इसी जगह इसके आगे आपका थर्ड है कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल्स, जो एनिमल्स का एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसमें प्रेजेंट रहते हैं और ये सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेलुलोज इन द सेंस कि जब अभी आप लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल चैप्टर में आप लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। स्पेशली इसको आप प्लांट सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं ना, तो ये डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प करता है, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं। तो अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसमें ये अभी हम लोग का अगला टॉपिक है हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा एंटामीबा हिस्टोलिका। एंटामीबा हिस्टोलिका क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है। इससे जो लोग जैसे डिसेंट्री जैसी जो बीमारियां हो जाती हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, ठीक है। ये क्या किस पे अफेक्ट करती हैं? ह्यूमन इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करती हैं, जिससे कि डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपके एंटामीबा गिंगिवालिस है जो कि आपके टीथ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोटोजोआ है जिससे पायरिया हो जाता है लोगों को, ठीक है, उनके दांत खराब होने लगते हैं, ठीक है, और उसमें से बदबू आने लगती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ विच फाउंड ऑन द टीथ दैट कॉज पायरिया, ठीक है। साथ ही साथ में मलेरिया भी बता ही दिया है कि मलेरिया जो होता है वो भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अधिकतर करके ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा ये प्लाज्मोडियम होता है, सॉरी ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। और इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनोफिलस जो काटती है,
ठीक है, उनमें उनके सलाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद रहता है, ठीक है। धीरे धीरे ये ह्यूमन के बॉडी में जाती हैं और जैसे ही ये ह्यूमन बींग्स को काटती हैं, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन रहेगा उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके सलाइवा में वो प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही ये उसको काटती हैं, जिस ह्यूमन बींग्स को अगर काटती हैं, तो ये प्लाज्मोडियम उस ह्यूमन बींग के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे, और वो उसकी बॉडी से वो ब्लड भी सक कर लेती हैं, ठीक है, ये उसकी बॉडी से ब्लड भी सक कर लेती हैं। और जब अगर ये प्लाज्मोडियम एक बार किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे वो पहले लीवर को ख़राब करेगा। जब वो फिर लीवर में थोड़े से जब मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो हमारे रेड ब्लड सेल्स पे, आरबीसीज पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और उससे काफ़ी फिर हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, फिर वो हमें और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिनसे हमें प्रोटोजोआ से क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को पता रखना होगा कि बैक्टीरिया से क्या बीमारियां होती हैं, एल्गी से क्या क्या होता है, फंजाई से क्या क्या होता है और प्रोटोजोआ से क्या क्या होती है बीमारियां, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। सो नाउ इतना आप पढ़ लीजिए। In the next video we will learn about our next microorganism and very important microorganism, that is virus। इससे बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अगर आज का टाइम देखा जाए तो कोरोना जो इस समय डिजीज़ चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस, ठीक है। तो इतना जो भी आज 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इन दिस टॉपिक्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।